हाय गाइज, वेलकम टू गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। आप लोगों के सामने आज यह प्रीवियस ईयर का साइंस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर 1992 से लेकर अब तक जितने साइंस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसका अब क्रम वाइज वीडियो बनेगा और उसको आप तक क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पार्ट 1 है। इसी प्रकार कल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे ही देश में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही सब क्या होगी, परीक्षाएँ आयोजित होने लगेगी। इसलिए मात्र 1 से 1.5 माह का समय है और हम लोग एक टारगेट लेकर चलें कि जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में साइंस में रेलवे ने आप कुछ दिया है उसको 1 माह का अंतर पूरा कवर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उनका सॉल्यूशन। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पर ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले है ये है रेलवे जनरल साइंस, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने अब तक जितने क्वेश्चन पूछ दिए हैं साइंस का, केवल सामान्य अध्ययन का नहीं लिए हैं, केवल साइंस का लिए हैं, विज्ञान का लिए हैं, जनरल साइंस का लिए हैं, सामान्य विज्ञान का लिए हैं। जितना क्वेश्चन अप टू डेट 1992 से लेकर अभी तक 2018 तक पूछ दिया है रेलवे भर्ती बोर्ड ने, उसे हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पूर्ण तैयारी करेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग अपना टॉपिक की ओर आते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यह चैनल आपका चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक यह कहा जाए, पहुंच जाए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लग रहा है और उसमें क्या ऐड होना चाहिए और उसमें क्या हमें क्या बदलाव लानी चाहिए, ये सब आपको कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच क्या कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है रेलवे जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। जितना प्रीवियस कर दिया क्वेश्चन आंसर उसको हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले आरआरबी त्रिवेंद्रम है, आरआरबी भर्ती बोर्ड क्या है, त्रिवेंद्रम है, टीसी यानी टिकट कलेक्टर में लिया है। टिकट कलेक्टर क्वेश्चन है जिसका परीक्षा 9/2/1992 में आयोजित किया गया था। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी बारह में कौन सी धातु होती है। विटामिन बी बारह जो होता है उसमें कौन सी धातु होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है विटामिन बी बारह में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आर्गन। आर्गन जो होता है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, निष्क्रिय गैस है। चलिए निष्क्रिय गैस की बात आई है तो हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। हमारे वायुमंडल में निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। जो सबसे अधिक क्या होती है, निष्क्रिय गैस आर्गन होती है, जिसे रैमजे एवं रिले विधि द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्गन को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो रैमजे एवं रिले विधि द्वारा क्या करते हैं, इसको हम लोग तैयार करते हैं। और कौन कौन से गैस है यह 6 जो है गैस कौन कौन से है, तो चलिए देखते हैं। ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन और रेडॉन, यही 6 गैस है। 6 क्या हीलियम है, 6 निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो वायुमंडल में क्या है, 6 निष्क्रिय गैस पाई जाती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन और रेडॉन। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दांतों का क्षरण किसके कमी से होता है। दांतों में जो क्षरण होता है, दांतों में क्षरण जो होता है वो किसकी कमी में होता है। देखते हैं हम लोग बहुत सारे व्यक्ति का दांत सड़ जाता है तो
वो सड़ जाता है या क्षरण हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है? आखिर दांत का क्षरण क्यों होता है? जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, शर्करा युक्त चीज़ खाते हैं और हम अपने मुंह को, हमने क्या दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। बैक्टीरिया अम्ल सिक्रिया करके क्या करते हैं, वहाँ पे वो दांत को क्या करते हैं, क्षरण कर देते हैं, सड़ा देते हैं। जो हमारे दांत का जो उजला वाला भाग दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो इनामेल होता है। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं, दांतों का क्षरण किसकी कमी से होता है? दांतों का जो क्षरण होता है वो किसके कमी से कर होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, 9 होता है। 9 नंबर पे आता है यह फ्लोरीन। पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ये आता है फ्लोरीन आता है। 9 नंबर पे आता है ये फ्लोरीन। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 9 होता है और इसका संकेत क्या होता है, F होता है फ्लोरीन का। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका था, यूपी लेखपाल में पूछा गया था। यूपी में लेखपाल में पूछा गया था कि कोलगेट जो हम लोग ब्रश करते हैं उसमें किस की अधिकता होती है, किस धातु की अधिकता होती है कोलगेट में। जनरली हम लोग सबको यूज करते हैं कोलगेट, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें किसकी अधिकता है, किसकी क्या है, इसमें कौन कौन से मतलब तत्व विद्यमान है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्लोरीन। कोलगेट जो होता है उसमें फ्लोरीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, इसीलिए हम लोग कोलगेट से क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, ताकि जो क्या दांतों का क्षरण नहीं हो पाए। आए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समाप्ति पर कौन सा पदार्थ बनता है? जब प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उसमें कौन कौन सा क्या बनता है, पदार्थ बनता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन बनता है, ठीक, जल बनता है, ठीक। इसमें मेन क्या होगा, अगर पूछेगा ऑक्सीजन बनता है और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या होगा, देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की समाप्ति पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑक्सीजन निकलता है जल के साथ, और क्या बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का आया है तो इसका आंसर तीनों होगा, ग्लूकोज होगा, जल होगा और ऑक्सीजन होगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तब इसका आंसर क्या होगा, केवल ऑक्सीजन बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है मनुष्य में, मानव में, उसका निवारण कैसे करते हैं, यानी उसको ठीक कैसे किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा क्या करते हैं हम लोग, इसका निवारण करते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है निकट दृष्टि दोष, अगर यहाँ पर आने वाले एग्जाम में पूछ दे दूरदृष्टि दोष को क्या करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर होगा क्या, उत्तल लेंस। अगर पूछ दे जारा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा करेंगे, तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर होगा बेलनाकार लेंस। ये मनुष्य में सामान्यतः 3 प्रकार का दृष्टि दोष पाया जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जारा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मों का व्यवहार करते हैं। और जारा दृष्टि दोष में क्या होता है, बाइफोकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए ये रहा आरआरबी त्रिवेंद्रम टीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। अब है दूसरा बोर्ड आरआरबी भोपाल, ये सीसी का क्वेश्चन है, यानी कमर्शियल कलर का है, कमर्शियल कलर का हुआ है। ये परीक्षा आयोजित हुआ था 22/3/1992 में। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड होता है? नींबू जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सिट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा होता है, तो सही आंसर होगा सिट्रिक एसिड। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक। और आ जाए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या होगा, मैलिक अम्ल। चींटी के डंक जो होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक। या इसको मेथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। चलिए इसको आगे याद नहीं आ रहा कौन सा अम्ल है, लेकिन इसको क्या मेथेनोइक अम्ल होगा, सॉरी हाँ मेथेनोइक अम्ल क्या फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। चींटी का डंक जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल को क्या कहता है, पेशी नाम का अंतर्गत मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है।
और देख लें, इमली जो होता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सर हम लोग देखते हैं कि जब क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड शरीर का कपड़ों में धब्बा हो जाता है, तो धब्बा को दूर करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है। एक बार और कर लेते हैं रिविजन। देखते हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में अम्ल होता है कौन सा? टैनिक अम्ल होता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में होगा क्या? मैलिक अम्ल होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें होगा ऑक्जेलिक एसिड होगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल होता है, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। इसीलिए कोई चींटी हमें काटती है तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है? बिसबिसाहट या कम जैसा क्या होता है? महसूस होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? जब सूर्य नहीं निकलता है, सूर्य उदय नहीं होता है, उसके पहले सूर्य दिखाई देने लगता है। आखिर क्यों यह दिखाई देने लगता है सूर्य? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? यह सूर्य पहले ही क्या होता है? दिखाई देने लगता है। चाहे क्वेश्चन दे सकता है सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य क्षितिज में लाल दिखाई देता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी, जब शरीर में लोहे की कमी हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, एफ की कमी हो जाता है, तो शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो सही आंसर होगा एनीमिया रोग होता है। जब शरीर में क्या होता है? लोहा की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाता है, तो शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इस टाइप के एक और क्वेश्चन है कि शरीर में जब क्या होता है? शरीर में जब क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाता है तो डायबिटीज रोग होता है। आगे देखते हैं, जल में पानी की बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? जल में जो पानी का देखते होंगे कि जल से पानी का बुलबुला निकलता है, तो वो अवतल लेंस के भांति क्या होता है? व्यवहार करता है। जल में जो पानी का बुलबुला होता है वो फ्रेंड्स अवतल लेंस के भांति व्यवहार करते हैं, यानी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आगे देखते हैं, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? चंद्र ग्रहण जो होता है वह पूर्णिमा के दिन लगता है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगता है। और इसी बात आ जाए सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो वो अमावस्या के दिन लगता है। एक बार और देख लेते हैं, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? जब पीतल कुछ बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन सा धातु मिला करके बनाया जाता है पीतल में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा को जब मिलाते हैं तो पीतल बनता है। इसको दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जस्ता और तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्या? पीतल। ठीक, इसी प्रकार आ सकता है सोल्डर, जो हम लोग क्या करते हैं? सोल्डिंग करते हैं। सोल्डर जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो पीवी और एसएन का होता है। पीवी और क्या होता है? एसएन का होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोल्डर जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो पीवी और एसएन का होता है। ये था भोपाल में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं आरआरबी कोलकाता। ये भी टेंथ क्लास में टीसी में पूछा हुआ है। यह एग्जाम जो आयोजित की गई थी क्या? 5/4/1992 में आयोजित किया गया था। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भूकंप तरंग किस में दर्ज की जाती है? जो भूकंप का तरंग जो होता है वो किस में तरंग की जाती है? भूकंप तरंग जो होता है 3 प्रकार का तरंग होता है। PSL पहला होता है प्राइमरी तरंग, दूसरा होता है द्वितीयक तरंग और तीसरा होता है तृतीयक तरंग। अगर क्वेश्चन है भूकंप का तरंग जो होता है कितने प्रकार का होता है? 3 तरंग की होती है। और उसको किस यंत्र में हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, अंकित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप जो होता है उसका तरंग जो होता है किस में दर्ज किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ में दर्ज किया जाता है। एक और इसमें आधारित क्वेश्चन बन सकता है, भूकंप की तरंगें किस में दर्ज की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिस्मोग्राफ। इस पर आधारित कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लेते हैं फायदोमीटर। इससे संबंधित यंत्र जो है एक दिन यंत्र के हम वीडियो लेकर बनाएंगे, किस यंत्र से कौन सा मापा। जैसे लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापा जाता है। एनीमोमीटर हो गया, विद्युत मीटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, इस सब हो गया, सौर सेल हो गया, डायनेमो हो गया। इसमें बहुत सारा यंत्र आता है। एक दिन इसका हम क्या करें, यंत्र वाले को वीडियो को हम लोग
अपलोड करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम संक्षेप में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नानागार में प्रसिद्ध खोज कौन वैज्ञानिक किया था। स्नानागार यानी स्नान करने वाला जो गार है, स्नान करने वाला तालाब जो है, उसमें कौन सा वैज्ञानिक ने खोज किया था। स्नानागार का खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज है। जब आर्किमिडीज ने अपने स्नानागार में गया तो वहाँ जैसे ही स्नानागार में उसने छलांग लगाया तो वह नीचे जाने के बजाय ऊपर उछल कर चला है। जैसे ही वो नीचे गए तो नीचे जाने के बजाय क्या हो गया, ऊपर उछल कर चले आए। तो उन्होंने कहा यूरेका 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 करते हुए क्या हो गया, बाहर निकल गए। हमने क्या होगा, यूरेका मतलब पा लिया कुछ पा लिया। तो उन्होंने ही क्या किया, स्नानागार का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है। फ्रेंड्स, जो हमारे वायुमंडल में ओजोन स्तर जो होता है, जिसका ओजोन स्तर जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है इसको ओजोन परत। तो ये कह रहा है ओजोन स्तर जो होता है हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है। वो ओजोन स्तर जो होता है हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है। तो सही इसका होगा पराबैंगनी किरण से, पर हमें क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन एक और इसमें ओजोन परत से आ सकता है कि ओजोन परत में जो छिद्र जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। ठीक, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, इसका रेफ्रिजरेटर के कारण जो होता है सबसे अधिक क्या होता है, ओजोन परत का क्षय होता है। आगे क्वेश्चन, गर्म करने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है। गर्म करने पर नीले कांच में किस तरह की चमक करती है। कह रहा है कि गर्म कर जब किया जाता है नीला कांच तो उसमें किस प्रकार की चमक आ जाती है। जब नीले कांच को जब गर्म करते हैं उसमें किस प्रकार की चमक आती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, लाल रंग की चमक आ जाती है। जब कांच को गर्म करते हैं तो उसमें लाल रंग की चमक आती है। नेक्स्ट जो कहते हैं स्टेनलेस स्टील क्या है, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेनलेस स्टील है क्या। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मिश्र धातु है। यह स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है शक्ति का मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाट। शक्ति का सही मात्रक क्या है, वाट है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं तो उसका समय दर को ही क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। फ्रेंड्स, कार्य करने की समय दर क्या होगा, शक्ति कहता है। शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो कार्य कैसे ही मात्रक जूल और समय कैसे ही मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी 1 वाट किसका समतुल्य होगा, 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। इसको क्वेश्चन आगे भी बढ़ाया जा सकता है कि पूछा है पहले एग्जाम में शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, वाट होगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1 वाट जो होता है वो किसके समतुल्य होता है, यानी 1 वाट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आंसर होगा 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। चलिए फ्रेंड्स, एक और इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, ये 3 वो ऐसी राशि है जिसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा जो है ये तीनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है वह 10 के पावर 7 अर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है। जल जो होता है उसका अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा क्या, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, संभव होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 1-2 और क्रिएट हो सकता है कि जल का जो होता है हिमांक बिंदु कितना होता है। तो जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। जल का क्वथनांक बिंदु क्या है, जल जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ होती है, बर्फीली जो है जहाँ जगह होती है, वहाँ समुद्र में मछलियाँ जीवित क्यों रहती है। तो फ्रेंड्स जब क्या होता है वायुमंडल में ठंडी की मौसम रहती है और महासागर में क्या होती है, बर्फें पड़ जाती है, तो उसमें मछली जीवित रह सकती है। पूछा जाता है क्यों जीवित रहती है। तो इसका कारण यह है कि जल का सतह जब क्या होता है, नीचे पूरा क्या होता है, पहाड़ी इलाका में पूरा बर्फ बन जाता है, तो उसके नीचे जो होता है तापमान क्या होता है,
होता है वह तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए नीचे जल की सतह के नीचे क्या होती है, उसमें मछलियाँ जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन सा है? सबसे पहला जानवर का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कुत्ता। कुत्ता जो है सबसे पहले क्या किया था, अंतरिक्ष में उसे ले गया था। ये रहा क्वेश्चन, इसका कोलकाता में पूछा गया। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते थे, इसे कर लीजिएगा, नहीं तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसको समझ 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा पूरा वीडियो। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर देखा खा रहा है क्वेश्चन, ये है RRB रांची कमर्शियल क्लर्क का। ये भी क्या है, RRB रांची का है। रांची में पूछा गया 25/10/1992 का। 25/10/1992 में ये क्वेश्चन आस्क किया गया है, पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? जो सबसे बहुत अधिक धुआं से जो कोहरा हो जाता है उस कोहरा को क्या कहते हैं? तो उसका फ्रेंड सही आंसर होगा क्या होगा, धूम कोहरा कहते हैं। उसका सही आंसर क्या होगा, धूम कोहरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है? जो पृथ्वी की पटल जो है भूपर्पटी है उसमें सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑक्सीजन की होती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, लगता है? अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में यात्री जाता है तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा काला दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, काला दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो वहाँ वायुमंडल न होने के कारण वहाँ क्या होता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। फ्रेंड्स जो हम लोग बिजली का जो बल्ब प्रयोग करते हैं जिसका खोज कौन किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का खोज किया था। तो विद्युत बल्ब का खोज उन्होंने किया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजली का बल्ब जो उसमें तंतु जो होता है, फिलामेंट जो होता है, किसका बना होता है? फिलामेंट जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट तंतु को, वह किसका बना होता है? तो इसका तंतु जो होता है वह फिलामेंट, यह तंतु जो होता है किसका बना होता है, फिलामेंट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तंतु को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक ना। तंतु को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। वह किसका बना है, पूछा जा रहा है कि तंतु जो होता है वह किसका बना होता है। तो सही आंसर होगा इसका फ्रेंड्स टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? जो प्रोटीन हमें मिलता है उसका सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, समृद्ध स्रोत? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में क्या होता है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करते हैं? फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग हवा में छोड़ेंगे प्रक्षेपास्त्र तो वो किस प्रकार का होगा। मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ छोड़ा जा रहा है प्रक्षेपास्त्र, ऐसे जाएगा ना, या ऊपर से छोड़ा जाएगा तो ऐसे जाएगा, यही ना आएगा। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं परवलय। इसको क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र जो होता है वो कौन सा पथ धारण कर लेता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, क्यों? जैसे मान लेते हैं जहाँ पेट्रोल, क्वेश्चन दे रहा है कि जहाँ पेट्रोल में लगा होगा आग, वहाँ पानी जो होता है उसको बुझाने में प्रभावी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पानी? पेट्रोल जो होता है वो पानी से क्यों नहीं बुझ सकती है? तो फ्रेंड्स पानी और पेट्रोल जो होता है वो अघुलनशील होता है, मतलब वो घुलने वाला चीज़ नहीं होता है। अगर पानी हम डालेंगे तो पानी कहीं और रहेगा, पेट्रोल कहीं और रहेगा। वह अघुलनशील होता है और पेट्रोल जो होता है अपने सतह पर चलता है, इसीलिए क्या होता है, वह नहीं बुझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? ओजोन परत जो होता है हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, शायद पीछे यह क्वेश्चन आया हुआ था कि ओजोन परत जो होता है हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो यही होगा क्या, ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों से क्या होती है, संरक्षण प्रदान करती है।
ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, संरक्षण प्रदान करती है। ओजोन परत से हमें क्या होता है, पराबैंगनी विकिरण प्रदान करती है। नेक्स्ट है आरआरबी बेंगलोर। ये क्वेश्चन जो है बेंगलोर में पूछा गया, सीसी यानी कमर्शियल क्लर्क में यह क्वेश्चन आया हुआ है। कमर्शियल क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ है। परीक्षा आयोजित किया गया था 13/12/1992 में। यह परीक्षा जो आयोजित की गई थी 13/12/1992 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन सी है? शरीर में मनुष्य का शरीर जो होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कोशिका। कोशिका को क्या बोलते हैं? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इसको आज क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर का जो होता है, मनुष्य का शरीर जो होता है, जीवन की जो होता है क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? कोशिका को माना जाता है, जिसका खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। नेक्स्ट, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? जो हमें ऊर्जा मिलती है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सूर्य से। सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जैव विकास जो होता है उसके पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? डायरेक्टली किससे पक्ष प्रमाण मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म से। जीवाश्म से क्या मिलता है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? पक्षी जो होता है उसमें पंख जो होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? आखिर पक्षी में पंख होने का कारण क्या है, किस लिए पंख होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि शरीर की ऊष्मा क्या करती है? पक्षी जो होता है, पंख जो होता है पक्षी का, उससे शरीर की ऊष्मा बनाए रखती है वह। ठीक, पंखों से उसके देखिए क्या होगा, शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करता है। पंख जो होता है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने क्या करता है? रोधन प्रदान करता है। नेक्स्ट करना है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? उसको पूछा जा रहा है कि एक ऐसे पौधा का नाम बताइए जो फल नहीं देता है परंतु वह बीज देता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा साइकस का पौधा। साइकस का पौधा जो है फल नहीं देता है परंतु बीज देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं, क्यों? गर्म खून वाला जानवर जो होता है गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं, क्यों? तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर होगा ताकि वह क्या होगा, आसानी से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर वाहन के पीछे चीजें दिखलाने वाले दर्पण यानी आईना कैसा होता है? एक मोटर वाहन जो होता है उसके पीछे की चीज को देखना हो तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक नाम है साइड मिरर के नाम से भी जाना जाता है। साइड मिरर कहा जाता है या इसको पश्च दर्पण भी कहा जाता है। पश्च दर्पण भी कहा जाता है या इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन के अनुसार पीछे दिखलाने वाला दर्पण। पीछे दिखलाने वाला दर्पण को हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं और पश्च दर्पण भी कहते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई। ये भी एक टिकट कलेक्टर के क्वेश्चन पूछा हुआ है जो एग्जाम कब आयोजित की गई थी? 21/9/1993 में। एक साल के बाद आयोजित किया गया था, या 21/2/1900 क्या होगा 93 में। ये सब फ्रेंड्स 1992 का था। अब आ गए हम लोग 1993 का क्वेश्चन में। 1993 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फ्रेंड्स डायोड जो होता है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा परिशोधन के लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल जो होता है वो परिशोधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? मान कह रहा है क्वेश्चन जो है, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो कृत्रिम उपग्रह है उसको संचार के जरिए कौन सा तरंग का व्यवहार किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त के अंशकंदन में कौन सहायता करता है? रक्त का स्कंदन जो होता है, रक्त का स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा रक्त प्लेटलेटस। रक्त प्लेटलेटस।
भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की? भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की थी? तो इसका तकनीक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कौन व्यक्ति ने क्या किया था? विकसित किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसको क्या किया था? विकसित किया था। आगे देखते हैं। ये रहा आज का हम लोग क्या क्वेश्चन। ये आरआरबी रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर्स का पार्ट 1 हम लेकर आप लोगों के सामने आए थे और ये था पार्ट 1। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो है प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन है उसके साथ साथ एक दो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकी जीएस भी याद करते चलते हैं। ट्रिकी जीएस को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को लेते हैं और उस पर एक दो ट्रिक देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन ट्रिक से बनता है। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। फ्रेंड्स हिस्ट्री को क्या कहते हैं, हिंदी में इतिहास कहा जाता है, यानी जो बात बीत गया है उसे इतिहास की श्रेणी में कहा जाता है। चलिए इसका पिता जो है, इसका पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता जो होता है हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी कलर पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हेरोडोटस को कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में इतिहास की जानकारी, प्राचीन भारत में इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत, जानकारी के मुख्य स्रोत। फ्रेंड्स हम आपसे बता दें कि ये केवल ट्रिकी जीएस है, जितना इतिहास में, भूगोल में, संविधान में, अर्थशास्त्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह जितना भी ट्रिकी जीएस बनेगा उसका वीडियो इसमें साथ साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आराम से देखें, वीडियो को भागा करके ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक ही क्वेश्चन को आ सके एग्जाम में और एक ही क्वेश्चन से आपका लाइफ बदल सके। चलिए, और फ्रेंड्स आपसे बता दें ये है ट्रिकी जीएस। और रही बात व्याख्यात्मक सॉल्यूशन का पूरा डिस्कस वाला, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसका अलग हम लोग क्या करेंगे, पार्ट सीखते चलेंगे। ये पार्ट केवल प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन रहेगा और ट्रिकी जीएस, जितना ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन हम लोग तैयार कर सकते हैं उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए देखा, प्राचीन भारत में इतिहास जानकारी की मुख्य स्रोत क्या है। जैसे मान लेते हैं इतिहास, फ्रेंड्स जो प्राचीन भारत है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें इतिहास की जानकारी जो हम लोग मिला कहाँ से हम लोग प्राप्त किए हैं, इतिहास की जानकारी जो है वो जानकारी मिला है कहाँ से मिला है हमें। तो फ्रेंड्स इसका होता है एक कोड है, धर्मपुर पर विदेशी का शासन। धर्मपुर पर चाहे विदेशी का आगमन, धर्मपुर पर विदेशी का आगमन, ये भी लिख सकते हैं। इसका कोड है क्या कि धर्मपुर पर विदेशी का आगमन कहाँ से मिला है। तो फ्रेंड्स धर्म से क्या हो जाएगा, धर्म से हमारा हो जाएगा धर्म ग्रंथ, और पूर से हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूरा तात्विक साक्ष्य, पूरा तात्विक साक्ष्य। और फ्रेंड्स पर से क्या हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी, प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी। और विदेशी का आगमन से मतलब क्या होगा, विदेशों से आए यात्रियों के विवरण से, विदेशों से आए यात्रियों के विवरण से, यात्रियों के विवरण से। चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है, कैसे हम लोग इतिहास जानकारी में प्राप्त किए कि इतिहास में क्या क्या था। तो इसका कोड है धर्मपुर पर विदेशी का आगमन। धर्म से हो जाएगा धर्म ग्रंथ, पूर्व से हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य, पर से हो जाएगा प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी, और विदेशी का आगमन से यानी विदेशों से जो आए हमारे देशों में यात्री उनके द्वारा मिला हुआ है। तो ये रहा
भारत में प्राचीन इतिहासों के जानने का स्रोत, कि भारत में इतिहास की जानकारी जो हुआ है वह किस स्रोत से हुआ है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मात्र एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, वेदों की संख्या कितनी है? प्राचीन काल में वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या कितनी थी? तो इसका कोड हो जाएगा गंध सी आय, कोड हो जाएगा गंध सी, सॉरी कोड ये नहीं होगा, सारी अयजु। वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 होता है। पहला है क्या? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और अयजुर्वेद। इसको हमने एक कोड बना दिया है, कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं। सारी अयजु, तो सा से हो जाएगा क्या? सामवेद, सा से क्या हो जाएगा? सामवेद, री से क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, और से क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, अयजु से क्या होगा? यजुर्वेद। ये हमारा 2 क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। एक और फ्रेंड्स देख लेते हैं, उपवेदों का नाम। उपवेद कौन कौन से है? प्राचीन भारत में उपवेद कौन कौन से है? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और ये लास्ट क्वेश्चन, उपवेदों का नाम। उपवेद कौन कौन से है? तो गंध सी आय, इसका ट्रिक क्या है? गंध सी आय। गंध सी क्या है ट्रिक? इसका ट्रिक है गंध सी आय, कोड है गंध सी आय। ग से होगा गंधर्व वेद, है ना। ध से हो जाएगा धनुर्वेद, ध से क्या होगा? ध से हो जाएगा धनुर्वेद, ध से हो जाएगा धनुर्वेद। सी से हो जाएगा शिल्पवेद, और आय से हो जाएगा आयुर्वेद। तो फ्रेंड्स, ये रहा उपवेद कौन कौन सा है। तो उपवेद भी 4 गो है। 4 गो उपवेद कौन कौन सा है? गंध सी आय, ग से गंधर्ववेद, ध से धनुर्वेद, सी से शिल्पवेद, यहाँ पर छूट गया है, सॉरी, शिल्पवेद, और आय से क्या होगा? आयुर्वेद। और वेद कौन सा है? वेद कब है? तो वेद भी 4 गो है, और उपवेद भी क्या है? उपवेद भी 4 गो है। वेद जो है वह है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और ये उपवेद भी है, क्या है? गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और क्या है? आयुर्वेद। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? ऋग्वेद होगा। तो रहा ये आज का अपना वीडियो इतना ही रख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, नहीं तो आगे कुछ और ट्रिकी चीज़ पढ़ते। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट में हम लेकर आ गए 1993 वाला क्वेश्चन। जितना रेलवे भर्ती बोर्ड ने 1993 में साइंस का क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और उसके साथ इसके आगे भी क्या करेंगे हम लोग, इसमें आगे हम लोग भी ट्रिकी ये साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि दोनों एक साथ क्या होगा, वो साइंस और ये सोशल साइंस यानी सामान्य अध्ययन दोनों साथ साथ क्या हो जाए, चलता रहे। इस वीडियो में इतना ही देते हैं। और जाते जाते आपसे हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या यूट्यूब चैनल आपका चैनल है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी या आपके दोस्त यानी हमारे दोस्त आपके दोस्त दोनों के दोस्त हुए, दोनों क्या हो उसकी वीडियो का लाभ उठाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।